मुझे लग रहा है कि लोकसभा के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको मुझे लगता है कि अब ये सभी लॉ मेकर्स बनते हैं। लोकसभा में जब आप किसी को चुन के भेजते हैं तो लोगों में ये अब धीरे धीरे एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि ये आपके सिर्फ जो है सांसद निधि से आपके सड़क बनवाने के लिए नहीं आप भेजते हैं उनको, कि जो ईमानदारी से आपके इलाके की सड़क बनवा देता है, जो ईमानदारी से आपके इलाके का पुल बनवा देता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को चुन के आपको भेजना चाहिए। ये एजुकेशन पब्लिक में जाना चाहिए जो लॉ मेकर्स की भूमिका में खड़ा उतरे, लॉ मेकर्स जो देश को बदलती हुई परिस्थितियों में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है सरकार, ऐसे लोग चुनकर आने चाहिए। ये हम लोगों में भावना जगाना पड़ेगा। देखिए, हम बार बार बात करते हैं कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग खड़े होते हैं तो हम उनको वोट नहीं करते हैं, जनता उनको सही नहीं मानती है जब तक कि वो किसी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो। क्योंकि लोगों में ये धारणा आ गई है कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसको हम वोट देंगे तो भाई इनकी सरकार बन जाएगी, इसको वोट देंगे तो उनकी। लेकिन क्या मुझे तो लगता है कि इंडिपेंडेंट लोग जो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा हो, जो ईमानदार माने जाते रहे हों, तो क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुनकर भेजने की एक प्रवृत्ति लोगों में डेवलप करनी पड़ेगी, तभी अच्छे लॉ मेकर्स। देखिए, आप फर्ज कीजिए कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक तो जो सरकार है, सरकार चुन के आती है। डेमोक्रेसी में भाई ये व्यवस्था है ना कि 2/3 से बहुमत जीतकर जो सरकार बनाएगा वो सरकार चलाएगा, लेकिन जो विपक्ष में बैठा होगा ऐसा नहीं है कि वो मूक दर्शक होगा, उसको भी लोगों ने चुनकर भेजा है और उसके विचारों का सम्मान करने वाली सरकार को ही हम चुनकर भेजेंगे। तो इस आधार पर भी आकलन करना चाहिए लोगों को, जो वोटर्स हैं उनको अधिक एजुकेट करने की जरूरत है। और वो एजुकेट कैसे होगा? इस तरह के डिबेट से होगा। जो समाज का बौद्धिक वर्ग है वो लगातार इंटरेक्शन करे लोगों में। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा उनके अंदर हो, लेकिन एक अच्छी भावना उनके अंदर बढ़ाई जा सकती है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है और बहुत सारे लोग टेलीविजन के अलावा मोबाइल पर ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान उनको कहाँ से मिल सकता है? तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एजुकेशन प्रोग्राम, कुछ ऐसी संस्थाएं जो देश में सचमुच देश को बढ़ते हुए देखना चाहती है डेमोक्रेटिकली, कि लोकतांत्रिक रूप से एक हम मजबूत देश को अगर देखना चाहते हैं, पॉलिटिकली सिर्फ सेंसिटिव नहीं कि वो पॉलिटिकल सेंस उसमें डेवलप हो, वो समझे कि बदली हुई जो दुनिया की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में एक नागरिक को एक बेहतर नागरिक के रूप में कैसे अपनी भूमिका बनानी है। वो एक शिकायती लाल नहीं रहेगा कि हमने उनको चुन के भेजा हुआ तो कुछ करते ही नहीं। भाई, आप अपने इंट्रोस्पेक्शन भी कीजिए आप कि क्या आपने अच्छे आदमी को वोट दिया, या आपने वोट भी दिया कि नहीं दिया। क्यों हम 70% वोट पर संतुष्ट रह जाएं? क्यों नहीं 80% लोग, 85% लोग वोट करने जाएं और वोट करें? तो वोट के महत्व को भी समझाएं और अच्छे लोगों को चुनकर भेजने का महत्व भी बताएं। और अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो ये राजनीति साफ सुथरी होगी, दृढ़ लोग, मजबूत लोग, विचारों से मजबूत होंगे, जो समाज के प्रति उनका एक नजरिया होगा, ऐसे लोग चुनकर आएंगे तो मुझे लगता है देश का कल्याण होगा, पॉलिटिक्स का कल्याण होगा, और तब जाकर समाज का कल्याण होगा, और तब जाकर अर्थव्यवस्था में एक, चूंकि इन सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, अकेले किसी चीज को सैचुरेशन में हम नहीं देख सकते, हमें सबको जोड़ के देखना पड़ेगा। और ये तभी हो पाएगा जब ये सारी चीजें होंगी। जी, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोग और साफ सुथरे लोग बहुत कम आ रहे हैं, और तो देखा ही होगा कि मतलब जो रियली में, लेकिन जो लोग ऐसे लोग इग्नोर किए जा रहे हैं, ऐसे लोग हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आ भी रहे हैं इस बैकग्राउंड के, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, पब्लिक उनको या वोटर उनको रिजेक्ट कर रहा है। वो 2-4 हजार वोट पा करके ही वो रह जाते हैं, उनको कोई वो नहीं मिलता है। इसलिए ये एजुकेशन तो वोटर्स के लिए, पब्लिक के लिए ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर आपके पास अच्छे खड़े हो आकर के आपके पास अच्छे लोग इलेक्शन में, तो आप उन पर भी ध्यान दीजिए, उनकी तरफ भी आप अट्रैक्ट होइए। तो लेकिन ये हो नहीं रहा है, और हमको नहीं लगता कि पता नहीं इसमें अभी कितना समय लगेगा ये बदलाव होने में। जी, बदलाव होने में समय लगेगा। हमारी चर्चा का समय भी अब खत्म हो रहा है, 46-47 मिनट हो गए हैं। एक तो मैं अपील करूंगा अपने सभी श्रोताओं से कि भाई ये जो हम लोग बाकी यूट्यूब चैनल से भिन्न है, हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए,
और राजनीति में शुचिता के लिए तमाम विषय लेके आते हैं विचारधारा से संबंधित, जो और चैनल नहीं करते हैं। तो आपसे हम अपील करते हैं कि इन विषयों पे जो हमारी चर्चा होती है उस पे आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपनी टिप्पणी लिख के कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम के बाद। और दूसरा यह है कि आप हमारे जो कार्यक्रम है इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी हमारी मदद करें, क्योंकि कोई भी विचार जब तक वो पहुंचेगा नहीं जनता में सब जगह, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। 2-3 चीजें मुझे भी इसमें कहनी थी, और अगर आप चाहें तो उस पर एक कमेंट छोटी-छोटी मैं ले लूंगा। पहली चीज तो देखिए, आपने फैजान साहब खुद ही कहा था कि अब प्रचार का तरीका बदल गया है, तो अब जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का महत्व कम हो गया है। जो गांव में पर्चियां लिखते थे, घर घर जाते थे, अब चुनाव आयोग पर्ची भी बांटने लगा है, मतदाता पर्ची भी बांटने लगा है, सरकारी कर्मचारी। तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का रोल एक तो कम हो गया है। अब उसकी जगह जो विज्ञापन कंपनियां, प्रचार कंपनियां, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, ये एक अलग जो चुनाव का वो ठेका लेती है, पूरा चुनाव के सर्वे का, फिर कैंडिडेट के पूरे प्रचार का या पार्टी के प्रचार का। तो एक तो इसमें खर्चा बहुत आ गया। तो जो आप जिनको सीधे ईमानदार अच्छे लोग कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, यो या तो फिर पार्टी उनको सेटअप करे, और पार्टियों को भी ऐसे लोग बहुत पसंद नहीं होते जो बहुत ज्यादा मीन मेख निकालें। तो एक तो ये है, और दूसरे आप देखेंगे कि जो लोग बाला बदल किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश वाले महाराजा हों, चाहे हमारे यूपी में तमाम लोग हों, ये सब क्या है कि राजनीति में आके और इतने ये जो सांसद निधि, विधायक निधि, उसके अलावा ये पेट्रोल पंप और ये कोटा, तो सबके बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं। तो आप देखिए कि बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनका एक कहा जाता था कि बहुत बड़े पैमाने पे नीचे काडर है और सब है, और वो काडर क्या हुआ, उन काडर के अपने इकोनॉमिक जो फायदे थे उसकी वजह से जब कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार गई तो वो सब तृणमूल में चले गए। हो सकता है कि कल बीजेपी आ जाए तो वो बीजेपी में चले जाए। तो ये जो आर्थिक जिनके स्वार्थ होते हैं वो सत्तारूढ़ दल का रास्ता देखते ही देखते हैं, और उनको इसी तरह से उनको ब्लैकमेल भी कर लिया जाता है। तो ये एक सच्चाई है, और इसके लिए भी जनता ही उसका इलाज है। जनता ही इलाज कर सकती है कि जो इस तरह से दल बदल करते हैं अपने अंपायर के लिए, और जो राजनीति का इस्तेमाल बिजनेस के लिए करते हैं, फिर उनको आप वोट मत दीजिए। ये तो आपके हाथ में है ना, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता हो। जी, क्या कहना चाहेंगे भवेश जी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जनता ही शुरू कर सकती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता एक जो सिंगल यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये दल बदलू नेताओं को, जो दल बदलने वाले नेताओं को रिजेक्ट करने लगेगी जनता, एक ट्रेंड चल जाएगा, तो आप देखेंगे कि दल बदलने से ये लोग परहेज करेंगे। और दल बदलने के पहले उनको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि क्यों आप, अभी क्या होता है कि अभी एक वो तर्क ढूंढ लेते हैं कि नहीं, जनता जन दबाव उठाइए मेरे ऊपर, किसी को कुछ किसी पार्टी में दिक्कत हो रही है तो वो वहां दिक्कत वो उसको उस रूप में नहीं रेखांकित करता है या उस रूप में नहीं बताता, नरेट करता है। वो कहता है कि ये जनता का दबाव था कि मैं इधर रहूं, मैं राम वाले में रहूं, मैं इधर वाले में नहीं रहूं। तो एक लॉजिक ढूंढ लेता है, वो इधर आ जाता है और चुनाव जीत जाता है। चुनाव पैसे का भी खेल हो गया है। तो अब जब ये चुनाव पैसे का खेल बन जाएगा, जब ये चुनाव स्वार्थ का खेल बन जाएगा, तब तक ये जनता चली जाएगी। और जनता के लिए सही यही है कि वो इसका फैसला वो अपने हाथ में रखे। अगर ये फैसला पार्टियों को करने देगी कि ताकतवर लोग वोट जिताओ, ये सीट जिताओ लोगों को, अगर पार्टियां महत्व देगी, भाई आज भी अगर कहते हैं कि वो आ जाएगा हमारे साथ तो हम तैयार हैं। अब सुनते हैं ना कि बहुत सारी पार्टी में बहुत सारे नेताओं की जबरदस्त डिमांड है, वो कहीं भी जाके अपना डंका पीट सकते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं, जो रियल जो हीरोज हैं उनको चुनकर भेजने का एक प्रवृत्ति डेवलप करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। एक मिस हो गया है, मैं फैजान साहब अपनी बात रखें उससे पहले मैं जरा बता दूं कि कैसे कैसे लोग राजनीति में आ गए हैं। अब देखिए, एक समाजवादी पार्टी की समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाले दल से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कैसे समाजवाद की बात कर रहे हैं। जो उपेंद्र प्रसाद हैं, बिहार के ही हैं, उन्होंने पार्टी नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं आरजेडी की जो राजनीति करता हूँ, कर रहा था, एक अरमान लेकर कर रहा था
कि इनके नेतृत्व में देश में समाजवाद कायम होगा। जो डॉक्टर लोहिया में 60 के दशक में जो सपना देखा था, और उन्होंने सपना में था सबसे मूल रूप से दो चीजों पर फोकस था, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में लालू प्रसाद जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार में अखंड डूब गए, उससे तंग आकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। उस बार तो 39 सीटें आई थी, वो पिछले बार 2019 में 39 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन को, इस बार 40 में 40 आएगा। एकजुट करने वाले तो पहला नीतीश कुमार थे, जो पहले इनको छोड़ के चले गए। एकजुट कहां से हो गया? जो एकजुट करने वाला जो सिपाही था वही तो पहले इनसे तंग आकर के छोड़ दिया। युवा चेहरा है और काम है बुढ़ों से भी गिरा हुआ, तो उनसे क्या होगा? अभी तेजस्वी यादव को लोह प्रपंच पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो बिना पैसा का एक कदम भी कोई काम नहीं करते हैं। तो देखिए समाजवाद ढूंढते ढूंढते बीजेपी में आ गए, और ऐसा लग रहा है कि लालू ने कल ही परिवारवाद शुरू किया था, जी, या कल भ्रष्टाचार शुरू किया, कल किया। बेचारा ठीक है, मेरा दोस्त है वो, लेकिन देखिए बोलने में भी गड़बड़ा रहा था। बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर फिर उसके बाद फिर जानती पार्टी खैर कोई बात नहीं। और उसको अब मालूम हुआ कि आरजेडी में जो है परिवारवादी पार्टी है। बहरहाल कार्यक्रम का लिंक उनको भेज दीजिएगा। तो देखिए एक, हाँ मैं एक वो बात कहने जा रहा था कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जनता ही सुप्रीम पावर है इसमें, क्या वो डेमोक्रेसी है, ये इलेक्टोरल वो है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, छोटा सा वीडियो है, बहुत वायरल हो रहा है, वो शाहरुख खान का है। उसमें शाहरुख खान वो भाषण दे रहे हैं और उसमें वो जनता को ही वो एजुकेट कर रहे हैं कि भाई उनको क्या करना चाहिए, अपना जो इलेक्शन देने जाते हैं वो एक वोट की ताकत के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स और अगर होंगे तो कुछ जनता में शायद उसका असर होगा। तो जवान फिल्म में शायद यही मैसेज है। जवान फिल्म जो लिखी गई है तो जी, उसमें एक है सीक्वेंस, और इसीलिए वो फिल्म को बड़ा उस तरह माना गया कि भाई ये पॉलिटिकल फिल्म है अपने आप में। जी, जवान फिल्म में शाहरुख खान का वो डायलॉग है कि एक वोट की ताकत क्या है, तो सचमुच सच्चाई है। अगर देखा, बिल्कुल 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 एक वोट की ताकत है, लेकिन खत्म किया जाए मुझे लगता है कि, और इस तरह के कार्यक्रम को लेकिन मतदाता आपस में भी संगठित हो, ग्रुप्स में, अकेले नहीं हो सकता ये। मतदाता आपस में संगठित हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, काफी देर तक कार्यक्रम चला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, भवेश जी आपका, आप इतना बढ़िया सजा के लाते हैं सब मटेरियल, वीडियो ऑडियो सब। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता के साथ सामने तथ्यों के साथ पेश आए, तथ्य आपको रखते हुए। हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करते हैं, हम तथ्य आपके सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के सामने ये जो नेता जो बोल रहे हैं इनको आप पहचानिए। हम इनके दोहरे चेहरे को आपके सामने रखते हैं और फैसला आप पर छोड़ते हैं। हम इनके खिलाफ में या हम इनके पक्ष में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जनता को ही फैसला करना है। और इसीलिए हम ऐसी चीजें तलाश कर लाते हैं, मेहनत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मेहनत को साकार बना सकते हैं, थोड़ा और सार्थक बना सकते हैं, अगर आप इस तरह के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चर्चाओं को फैजान भाई जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से गाइड करते हैं आपको, एक तरीके से 30-40 सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। रामदत्त त्रिपाठी जी जो जेल यात्रा से करके इमरजेंसी में और पत्रकारिता भी की और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता की है। आप फैजान भाई ने भी टाइम मैगजीन में काम किया। तो समाज का अध्ययन है, पत्रकारिता का अध्ययन है। तो उस अध्ययन के साथ हम आपके पास आते हैं और हम चर्चा करते हैं ऐसी। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस चर्चा को और आगे विस्तार दिया जाए और बढ़ाया जाए, तो आपको ऐसे वीडियोस को शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हम लोग इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।